नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सस्पेंस, ड्रामा, एक्शन, झूठ, फरेब, जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ था जो किसी भी मसाला फिल्म में होता है। हालांकि ये सभी चीजें फिल्म में तो अच्छी लगती हैं और हकीकत में इसके मायने बदल जाते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक में भी आज कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मारपीट, धरना प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग गई और नतीजा यह हुआ कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजित झा की आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव से छुट्टी हो गई। पार्टी से भी अब वो बाहर होने वाले हैं। योगेंद्र प्रशांत खेमे ने आरोप लगाया कि बैठक में जाने से उन्हें रोका गया। फिर आवाज उठाने की बात की तो चौधरी रमजान चौधरी के साथ बाउंसर्स ने मारपीट की, बोगस वोटिंग हुई। फिर केजरीवाल खेमे ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। जो कुछ हुआ ये बंद कमरे में हुआ। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ना हमें पता है ना आपको। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी में जूतम पैजार का जिम्मेदार कौन। सवाल यह भी, योगेंद्र प्रशांत को निकालने के बाद क्या मजबूत होंगे केजरीवाल? और सबसे अहम सवाल, क्या आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों में अब कोई फर्क नहीं रहा है? कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है, यहाँ मारपीट चल रही है। आज जो हुआ है, जो कल केजरीवाल स्टिंग में बोल रहे थे कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए, इसकी पूरी तैयारी करके आए थे कि इन लोगों को लात मार के, फिजिकली लात मार के बाहर निकाल। जो मारपीट की बात कही जा रही है एकदम गलत बात है, एकदम झूठी बात है। कोई मारपीट नहीं हुई है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इस बहस से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक में जो कुछ भी हुआ उसने आदर्शों और सिद्धांतों के धज्जियां उड़ाकर रख दी। धरना, नारेबाजी, धक्का मुक्की, मारपीट के आरोप से लेकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने तक और कपड़े फाड़ने तक क्या कुछ नहीं हुआ इस मीटिंग में। देश ने आम आदमी पार्टी की बदरंग सियासत का ऐसा विकृत चेहरा देखा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। बस मैंने खड़ा होकर ये कहा था कि भाई दोनों तरफ की बात सुन ली जाए और सुनने के बाद प्रस्ताव लाया जाए ताकि हम लोग फैसला कर सके कौन सही है कौन गलत है। फिर इशारे हुए कि इसको बाहर ही ले जाऊं और वो मुझे बाहर ले गए। बाहर जैसे ही मैं आया तो मुझे कसकर ये लात मारी। एक बाउंसर था या जो भी था, मैं इधर गिर गया। मतलब साफ है कि लड़ाई अब पार्टी में रहने की नहीं, अस्तित्व बचाने की है। यही वजह है कि चाहे योगेंद्र प्रशांत हो या फिर केजरीवाल खेमा, सब साम दाम दंड भेद की नीति पर चल रहे हैं। अचानक बगैर कोई बहस कराए हुए घोषणा कर दी कि 167 लोगों ने, 167 लोगों ने इस मते को, इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है और तालियां बजवा दी और हाथ खड़े कर दिए। उन्हीं साथियों ने जो आरोप लगा रहे हैं, ये कहा कि हड्डी टूट गई। आपको दिखाई दिया था हड्डी टूट? विधायक ने पुष्टि की है सर, आपके विधायक ने पुष्टि की है। क्या आपके विधायक झूठ बोल रहे हैं? मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ कि मारपीट किसी भी प्रकार से रमजान चौधरी जी के साथ नहीं हुई। पहली बार बात हुई थी तब भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ। नेशनल काउंसिल की बैठक के बाद तस्वीर अब साफ हो चुकी है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव समेत 4 नेताओं को आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया है। इन दोनों नेताओं के साथ अजित झा और प्रोफेसर आनंद कुमार की भी छुट्टी कर दी गई है। 247 सदस्यों ने इन्हें बाहर निकालने के प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 8 सदस्य विरोध में थे। लेकिन सवाल तो उस दिल्ली की जनता से है जिसने हजारों उम्मीदों की डोर आम आदमी पार्टी के साथ बांधी है। यही वजह है कि अब विरोधी भी चुटकी लेने में पीछे नहीं है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग, जिस तरह की मारपीट आज इनकी राष्ट्रीय कार्य समिति में हुई है, ये भी अपने आप में एक विचित्र प्रकार की राजनीति का एक उदाहरण है। पहले से हम जानते थे कि इनके अंदर एक तानाशाही होने की प्रवृत्ति है, एक उल्टी सीधी हरकतें करने की प्रवृत्ति है, एक झूठ का माहौल बनाने की प्रवृत्ति है और उससे वो उभर नहीं पाए। इसलिए ये सवाल है कि आम आदमी पार्टी में जूतम पैजार का जिम्मेदार कौन है? क्या योगेंद्र प्रशांत को निकालने के बाद मजबूत होंगे केजरीवाल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हैं मेरे साथ, कांग्रेस के युवा चेहरा अनिल भारद्वाज, हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन मेरे साथ स्टूडियो में हैं, और आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती हैं मेरे साथ। सोमनाथ भारती, आज तो बहुत खुश होंगे आप, जो पार्टी चाहती थी वो हो गया। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण आज सबसे बड़ा दुखद दिन था, लेकिन इसमें जितना ये ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ।
वहां पे जो कुछ भी ये मनगढ़ंत कहानियां रची जा रही हैं, मैं वहां खुद था सवेरे से लेकर अंत तक। 247 की संख्या के साथ और 8 की संख्या उनके फेवर में थी के साथ वो मोशन पास हुआ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रस्ताव पर चर्चा हुई, काउंसिल के मेंबर हैं, जैसे मैं मेंबर हूं। प्रस्ताव पर चर्चा हुई, सोमनाथ भारती का मेंबर मैं नहीं हूं, पीएसी का मेंबर मैं नहीं हूं, तो क्या मेरा कद छोटा हो गया? प्रस्ताव पर चर्चा हुई क्या वो अभी भी है कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार, अजित झा, इन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किया जाए, इस पर चर्चा हुई? भाई आप देखिए, चर्चा जो वोटिंग हुआ, जो डेमोक्रेटिक तरीके से बात हुई, जो चर्चा हुआ, सबके चर्चा हुई क्या? विचार जाने गए, उसके बाद रह क्या जाता है? चर्चा हुई क्या? मैं बता रहा हूं ना आपको, बता तो रहा हूं सर मैं आपको। पूरी चर्चा हुई, सबकी बातें जानी गई, उसके बाद वोटिंग हुई, अरविंद भाई का भाषण हुआ, सबने बातें समझी, सबने डेमोक्रेटिक तरीके से अपने बातें रखी। तो इसमें कौन सी बहुत फजीहत? तीन बातें सोमनाथ भारती, तीन बातें आज नहीं करना चाहिए था। तीन बातें ये आरोप लगाया जा रहा है दूसरे पक्ष की ओर से। पहला ये कि जब ये प्रस्ताव रखा गया, हमने कहा कि इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्या वहां चर्चा हुई? योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण का आरोप यह है कि हो हंगामा होने लगा। जो अरविंद केजरीवाल ने गोपाल राय को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी और उन्होंने कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। क्या यह सच है? देखिए, आप मेरी बात समझे। जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं, हम वहां पे 311 लोग मौजूद थे। क्या हम सब बेवकूफ ठहरे? यही 2 लोग बहुत चालाक ठहरे। और ये जो आज भाजपा कांग्रेस के लोग बड़े उनके तरफ पक्षधर बन के बातें कर रहे हैं, ये उनको गालियां दे देते प्रशांत जी के बारे में कि भाई वो कश्मीर में रेफरेंडम कराएंगे। ये भाजपा के लोगों ने आपका संविधान, सोमनाथ भारती, आप वकील हैं, आप वकील हैं, आप कानूनी दांव पेच मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो एक महज पत्रकार हूं, अपना सवाल पूछने का धर्म निभा रहा हूं। दूसरा सवाल ये सोमनाथ भारती कि क्या सीक्रेट बैलेट आपके संविधान का एक प्रावधान है कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए? वो हुआ क्या? भाई देखिए, सीक्रेट बैलेट की जरूरत वहां पड़ती है जहां की हमें संविधान में प्रावधान है क्या? छुपाना हो। संविधान में प्रावधान है जो नहीं, संविधान में प्रावधान है वो ऑप्शनल है। अच्छा, वो ऑप्शनल है। और देखिए, जो भी संयोजक है पार्टी का, जो उस वक्त मीटिंग का अध्यक्ष है, उसके अनुसार पार्टी के अफेयर्स को जो भी रूप दिया गया उस वक्त, उसमें बाकी किसी को भी कुछ गलत नहीं दिखा। किसी को भी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाए, क्या सबकी सहमति लेनी जरूरी नहीं होती? गोपाल राय को जो अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी अरविंद केजरीवाल ने, उसके लिए भी तरीका है आपके संविधान में, मैंने पढ़ा है। क्या उसको फॉलो किया गया? नहीं, उस वक्त जो टेम्पररी पीरियड के लिए, बिकॉज अरविंद भाई को कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी, टेम्पररी पीरियड के लिए जो वक्त दिया गया गोपाल भाई को, सब जितने भी लोग बैठे थे बाय मेजॉरिटी 311-0 के स्कोर के साथ ये फैसला किया कि गोपाल भाई 311-0 नहीं है के लिए 247 लोगों ने समर्थन किया प्रस्ताव का, 8 लोगों ने मुखालफत की, 2 ने रिटन डिसेंट दी और 54 लोगों ने एब्सटेन किया। ये वो अलग बातें। हाँ। आप दो नहीं, आप दो बातों को नहीं संदीप भाई, 2 बातों को मिक्स कर रहे हैं। एक तो है कि जो योगेंद्र यादव साहब और प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट जो आज मोशन मूव हुआ, उसकी फिगर आप बता रहे हो। जो गोपाल भाई को अध्यक्षता का पद दिया गया उतने देर के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए, उस वक्त 0 डिसेंट था, 0 अपोजिशन था। वही तो कह रहे हैं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की हमारी बात नहीं सुनी गई। चलिए, ये तू मैं होती रहेगी। इट इज योर वर्ड अगेंस्ट माइन, मतलब इट इज योर वर्ड अगेंस्ट योगेंद्र यादव एंड प्रशांत भूषण वर्ड, सोमनाथ भारती। पर इस जूतम पैजार का जिम्मेदार कौन? बड़ा सवाल हमारा ये है। नहीं, वही जो बातें कही जा रही है वो गलत है। अच्छा, जो बातें कही जा रही है वो गलत है। किसी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, कोई बाउंसर नहीं है वहां, पूरा का पूरा इवेंट वीडियो रिकॉर्डेड है। मतलब क्या बातें कर रहे हैं? मैं पलट कर सुकेश अगर ये कहूं कि कल जो ऑडियो स्टिंग उमेश सिंह और अरविंद केजरीवाल के बीच जो बातचीत का ऑडियो स्टिंग उजागर हुआ, उसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वो तो हमने चर्चा कर ली है। लेकिन उसमें एक वाक्य जो वो इस्तेमाल करते हैं कि इन लोगों के तो पिछवाड़े पर लात मारनी चाहिए, क्या लगभग शब्दशः अगर मैं
योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के आरोपों में कुछ भी दम मानूं, वही स्क्रिप्ट अनफोल्ड हुई है क्या आज? नहीं, कल से ही अगर आप देखें और उसके पहले का भी घटनाक्रम अगर ले लें तो पार्टी का जो इंटरनल डायनेमिक्स है वो पता चल गया था। कल रात तक इस बात की जानकारी हम सब लोगों को हो गई थी कि करीब 200 लोगों ने, जो नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार, अजीत झा, जो 4 लोग आज नेशनल एग्जीक्यूटिव से निकाले गए, उनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन लेकर आएंगे। तो ये पटकथा कल लिख दी गई थी। और जो आपने रिकॉर्डिंग सुनी या जनता ने सुनी है, उससे ये साफ हो जाता है कि अब वही एक तरीका बचा था कि इनको किसी तरीके से बाहर निकालो। मेरी एक वरिष्ठ नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि हम 150-151 के स्कोर रहे, हम 1 वोट से जीते, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनका जाना करीब करीब तय है, अब इसमें कोई दो मत नहीं रह गया है। तो अब दरअसल ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा था कि अब उनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्या? क्योंकि ये आइसोलेशन में केस नहीं है। अब नजीर, अब लकीर खिंच गई है। अब या तो नजीर पेश हो गई, ये लकीर खिंच गई है। या तो ये देखिए, ये लोग जो थे बात को एक मिनट कुछ कहना चाहता हूं। सोमनाथ भारती जी, मैं खत्म कर लेता हूं। ये जितने लोग थे, ये दरअसल उनकी पार्टी को एक बौद्धिक आवरण प्रदान करते थे। ये जब एक टीम बन गई, एक पार्टी खड़ी हो गई, तो उसकी जरूरत शायद अब नहीं है। अब हमको व्यवहारिक राजनीति करनी है, और व्यवहारिक राजनीति में अरविंद केजरीवाल बहुत हुआ आदर्शवाद। हाँ, आदर्शवाद हो गया। तो मैं कल भी कह रहा था, अब हम इनसे जो आदर्शवाद की उम्मीद करते हैं वो बेमानी है। अब वो व्यवहारिक राजनीति को समझ गए हैं। जब दूसरी बार जीत कर आए अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने रामलीला मैदान से कह दिया कि गाड़ी भी लूंगा, लाल बत्ती ना लूं, गाड़ी लूंगा, बड़े घर लूंगा ना जनता से। उन्होंने वहीं पे बिजनेस क्लास से ट्रैवल भी करूंगा। हाँ। तो ये देखिए, ऐसा है कि हम इनसे अगर उस तरह की राजनीति की उम्मीद करते हैं तो वो बेमानी है। अब इनका फोकस सिक्के का दूसरा पहलू, सुकेश एक संक्षेप में जवाब चाहूंगा। अगर कोई शख्स है या एक गुट है जो बद्दुआ दे रहा है पार्टी को कि पार्टी हार जाए चुनाव में, पार्टी को जीतना नहीं चाहिए, आप हर चीज पर रोड़ा अटकाने लगे, तो पार्टी का, संगठन का भी एक अनुशासन होता है, एक गरिमा होती है। उसको आप मर्यादा को लांघते रहेंगे तो कौन कितने दिन तक आपको टॉलरेट करेगा? बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक कैविएट में जोड़ना चाहता हूं, जो भी बातें सामने आई हैं, और इसका जवाब सोमनाथ भारती जी दे दें, जो भी बातें सामने आई हैं कि ये ऐसा कह रहे थे, ये किसी ने कही, ये अंजलि रमानिया ने कही, हालांकि वो भी पार्टी छोड़ चुकी है। ये तो प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा था। ये दरअसल किसी ने कही है, इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन इनके खिलाफ जो बातें आई हैं, उनकी कई बार पुष्टि हो गई कि ये स्टिंग भी करते हैं। मतलब ये कुल में इतनी गंदी राजनीति, दिल्ली की गंदगी तो बाद में देखेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर इतनी गंदी राजनीति चल रही है कि अरे ये हारने के बाद तो मुमकिन था, लेकिन प्रचंड बहुमत के बाद, बगल में सुधांशु जी बैठे हैं, सोमनाथ भारती जी के विंडो में दिख रहे हैं, उनकी पार्टी में होता तो समझा जा सकता था कि दिल्ली में मारपीट हो गई। तो आप कह रहे हैं यहाँ पर सुधांशु, सुकेश आप पर तंज कस रहे हैं कि आप जैसे ही निकले, आप तो थे ही ऐसे, आम आदमी पार्टी भी आपकी पार्टी जैसे निकली, या बाकी राजनीतिक दलों की तरह? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने सहभागिता और पारदर्शिता के साथ नई राजनीति का जो दावा किया था, कोऑपरेशन एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ, वो पूरी पारदर्शिता के साथ उसका विद्रूप चेहरा जनता के सामने है। पिछले कुछ दिनों से आरोप प्रत्यारोप तो एक अलग बात है, उसके बाद कल गाली गलौज की बात आना, आज मारपीट का आरोप लगना, और फिर केजरीवाल जी ने टुकड़ा करने की कहानी सुनाई, तो ये दिख रहा है कि इतने विभत्स रूप में सामने आ रहा है, इसकी शायद हम लोगों को कतई उम्मीद नहीं थी। मगर इसका जिम्मेदार कौन है? भाई मेरे विचार से जिम्मेदार और कोई नहीं है, स्वयं आम आदमी पार्टी है। कारण यह है कि आम आदमी पार्टी में किसी भी राजनीतिक दल के जो 3 अंग होते हैं, स्पष्ट विचारधारा, व्यवस्थित संगठन और परिपक्व नेतृत्व, तीनों ही नहीं है। और ये एक प्रकार से मैं कहूंगा राजनीतिक दल तो टेक्निकली है, व्यवहारिक दृष्टि से मुद्दा आधारित आंदोलन है। मुद्दा आधारित आंदोलन मुद्दे पे होता, बाकी सब चीजों में मतभेद होता है। तो वही मतभेद आज सामने दिखाई पड़ रहा है। मैं एक वाक्य में और कहना चाहूंगा कि जो ये कहा जा रहा है कि साहब भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता, तो मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि 63 वर्षों के हमारे राजनीतिक जीवन में हम देश की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसका कभी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। एक आध नेता का छोड़ना नहीं, आप ज्यादा मचोर है ना। 63 साल हो गए सुधांशु आपको,
आपको 63 साल हो गए, जुम्मा इन्हें 2 साल हुए हैं। मैं 3 साल पहले आपको लेकर जाना चाहूंगा। आपको यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ हिस्ट्री सुधांशु। जब नरेंद्र मोदी की ताजपोशी की तैयारियां चल रही थी, लाल कृष्ण आडवाणी ने संन्यास ले लिया था, पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, हिटलर का जिक्र कर दिया था, न जाने क्या क्या बात कही थी। आप ही की पार्टी का जिक्र कर रहा हूं सर। संदीप जी, आप यदि हमारी पार्टी के अंदर के उस विषय को अपने नजरिए से देखना चाहते, दूसरा चित्र क्यों भूल गए? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आडवाणी जी ने विधिवत उनको आशीर्वाद दिया है। सर आप ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। देखेंगे उसके आप ऐसी दवा देते हैं, ऐसा इलाज करते हैं। सुधांशु जी माफी से कहना चाहूंगा, आप तो ऐसा इलाज करते हैं, ऐसा कोल्ड स्टोरेज में डालते हैं लोगों को। अब मुझे बताइए, लाल कृष्ण आडवाणी आपके संस्थापक सदस्यों में से एक, अध्यक्ष रह चुके हैं, सबसे कद्दावर नेता इस वक्त। मुरली मनोहर जोशी वो भी आपके अध्यक्ष रह चुके हैं। वो मार्गदर्शक मंडल बना था, कितनी दफा बैठक हुई है मार्गदर्शक मंडल की, बताइए मुझे। संदीप जी, अब मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। क्या किसके अंदर मतभेद था? ये तो आप लोगों की चर्चा का विषय। हमारा एक नेता बताइए जिसने टीवी मार्गदर्शक मंडल की कितनी दफा बैठक हुई? ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और मार्गदर्शक मंडल की कितनी दफा बैठक हुई? की बैठक हो रही है या कहां से, कितनी दफा हुई? पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, मैं कह रहा हूं एक बार भी नहीं हुई बैठक। आप उस विषय पर न जाकर आप बताइए तो कितनी दफा बैठक हुई? उनसे कितनी राय शुमारी हो रही है? उनसे कितना सलाह मशवरा हो रहा है? आपके सबसे कद्दावर नेता आपने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए। आप तो जो आम आदमी पार्टी में होता है उससे भी कहीं ज्यादा कड़वा इलाज कर देते हैं। संदीप जी, आप एंकर की भूमिका में आप अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि सवाल के जवाब में सवाल मत कीजिए, जवाब दीजिए। तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। हमारे किसी नेता ने आके टीवी पे बोला, आपने उसका जवाब नहीं दिया, उल्टा ये सवाल करना। अरे तो आप परिपक्व हैं सुधांशु जी, आप परिपक्व हैं, पर ऐसा इलाज करते हैं कि काटो तो खून नहीं, आदमी को जवाब देते नहीं बनता है। और अनिल भारद्वाज साहब, अब क्योंकि मैं वही सवाल नहीं दोहराऊंगा आपसे। अब जो आप सब लोग चुटकी ले रहे हैं कि देखिए ये आप वाले तो क्या निकले, दरअसल आपको भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, हंसराज भारद्वाज वो कहते हैं कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की कोई पूछ नहीं, कोई वक़्त नहीं, 2-3 लोग ही कांग्रेस को चला रहे हैं। मतलब आप पर आप उंगलियां उठाएं, उससे पहले अपनी तरफ देख ले 3 उंगलियां जा रही हैं। संदीप जी, आपने जो चर्चा का विषय रखा वो एक नई तरह की राजनीतिक व्यवस्था जो आप पार्टी ने देने का वायदा किया, बहुत बड़े बड़े शब्द गढ़े गए। इंटर पार्टी डेमोक्रेसी दूसरी जगह नहीं है, हमारे यहाँ इंटर पार्टी डेमोक्रेसी होगी, पारदर्शिता होगी, हम लोग जो है डेमोक्रेसी को एक नया आयाम देंगे। हमारी पार्टी में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोगों को अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता है। आज जिस तरह का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका गया, जिस तरह का लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके असंसदीय भाषा का इस्तेमाल, मारपीट, गाली गलौज, 2-2.5 साल की व्यवस्था, नई तरह की राजनीति शायद लोगों को पचेगी नहीं। मतलब कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है ना, आप जब चाहें अनिल भारद्वाज राहुल गांधी से मिल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल है। मतलब जब चाहें आप राहुल गांधी से मिल सकते हैं। संदीप जी, पूरी तरह है। मतलब जब चाहें आप राहुल गांधी से मिल सकते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, हम लोग बिल्कुल मिल सकते हैं, हमारी व्यवस्था है। पता नहीं आपके पास फिर आपके पास कोई हॉटलाइन है? अनिल भारद्वाज, इसका मतलब आपके पास कोई हॉटलाइन है? बड़े से बड़े नेता कहते हैं कि राहुल गांधी उनको पास तो SMS भेजना पड़ता है, आज फोन करो, 10 दिन बाद फिर बुलावा आता है कि आ जाइए मैं वक्त दूंगा, और वक्त देते वक्त भी वो फोन पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उनसे बात कम करते हैं। ये मेरे शब्द नहीं, आपके वरिष्ठ नेताओं के हैं। नहीं संदीप जी, ये किस वरिष्ठ नेता ने आपसे कहा है, मीडिया में कभी कहा है, मुझे नहीं जानकारी है। हाँ। मैं तो आपको पूरी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी में आज भी इंटर पार्टी डेमोक्रेसी है। हमारे जो नैतिक मूल्य है, हमें जो हाई लेवल मॉरल ग्राउंड की बात बताई जा रही थी आप पार्टी से, वो आपके सामने है। आज मुस्कुरा रहे हैं। मैं वापस मुद्दे पर आता हूं। अनिल भारद्वाज साहब और सुधांशु त्रिवेदी, ये जरूरी था, हम आपकी बात कर रहे हैं, पर यह जरूरी था कि
जब आप चुटकी लेते हैं, दरअसल उस चुटकी में बहुत सारी उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं, लेकिन वैकल्पिक राजनीति का जो एक मृग तृष्णा, एक स्वप्न दिखाया था। सुनिए तो, मेरे साथ अब मेधा पाटकर जुड़ गई है। मेधा पाटकर आम आदमी पार्टी की सदस्य रही, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं आऊंगा जिस ढंग का विभत्स चित्र है और उसको आप कह रहे हैं कि यदि किसी प्रकार का पार्टी में मतभेद है तो उसकी तुलना आपने उससे कर दी। मैं की तुलना आप कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात ले लेता हूँ, पर अभी मेधा पाटकर से आपकी इजाजत से, आपकी इजाजत से, आप दोनों की इजाजत से, आप दोनों की इजाजत से मेधा पाटकर जो आम आदमी पार्टी की सदस्य रही, वरिष्ठ नेता रही, आज उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और सुनिए सुधांशु त्रिवेदी और अनिल भारद्वाज, मैं वही सवाल उठा रहा हूं, वापस मुद्दे पर आ रहा हूं। वैकल्पिक राजनीति का जो एक स्वप्न दिखाया था, क्या आज वो टूट गया, चकनाचूर हो गया मेधा पाटकर, कि आपको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा? मैं कोई सपना देखकर नहीं जुड़ी थी पार्टी से, उल्टे इस पार्टी के पूरी प्रक्रिया के बारे में इनमें लगे हुए लोग, जिनमें योगेंद्र जी और प्रशांत जी भी प्रमुख थे, जैसे अरविंद केजरीवाल जी भी थे, मनीष सिसोदिया भी जी थे, और इन सब लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि और कटिबद्धता देखकर कई सारे जन आंदोलनों के साथियों ने जोड़ना तय किया। विचारधारा देखी, घोषणा पत्र देखा, लेकिन उस कार्य को तो बाजू में रखा गया। और आज तो जो झगड़े शुरू हो गए, जो बहुत ही अलग स्तर पर जा चुके हैं और आरोप प्रत्यारोपों को बिल्कुल जाहिर में धोना शुरू हो गया, और इसको छुड़वाने की कुछ प्रक्रिया सामने आते हुए अपेक्षा ये थी कि कम से कम आज की राष्ट्रीय काउंसिल में ये लोग लगेंगे इस चीज को लेकर, इस प्रक्रिया को लेकर, कि सबको अपनी राय रखने का मौका दिया जाए, और फिर चाहे तो मतदान हो, चाहे तो कोई और प्रक्रिया तय हो। पर इसके बदले जिस प्रकार का एक दबाव प्रभाव बाहर निर्माण किया गया, योगेंद्र जी से थोड़ी धक्का धुक्की हुई, रमजान चौधरी जी के साथ जो हुआ, जो धर्मवीर गांधी जी ने, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, बहुत बुजुर्ग सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, उन्होंने प्रेस के सामने भी रखा, और मैंने जितना भी देखा उससे लगा कि अब कोई संभावना नहीं है कि मतभेद या मनभेद को सुलझाया जाए। और वैकल्पिक, पर उससे एक सवाल मेधा पाटकर ये भी खड़ा होता है, मुझे एक ब्रेक लेना होगा और आपसे ही ये सवाल मैं पूछूंगा ब्रेक के बाद मेधा पाटकर, सवाल आपसे ही होगा ब्रेक के बाद मेधा पाटकर, कि क्या योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अजित झा और प्रोफेसर आनंद कुमार को निकालने से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कमजोर होंगे, वो ऑरा कम होगा, या दरअसल पार्टी अब व्यावहारिक राजनीति की दुहाई देने लगी है, वो और मजबूत होकर निकलेगी? ब्रेक के बाद चर्चा जारी अपने खास मेहमानों के साथ, बने रहिए। आम आदमी पार्टी में जो जबरदस्त घमासान मचा है, आज वो पूरी दुनिया ने देखा। एक मसाला फिल्म की तरह उसमें सब कुछ था। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, अनिल भारद्वाज, सोमनाथ भारती, मेधा पाटकर और सुकेश रंजन बने हुए हैं। मेधा पाटकर, अब वर्टिकल स्प्लिट की ओर इशारा किया सुधांशु त्रिवेदी ने, लेकिन अगर मैं कहूं 4 नेताओं को, और आपने खुद इस्तीफा दे दिया, इसे वर्टिकल स्प्लिट ना माने तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? पहली बात। दूसरी, क्या दरअसल योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, मेधा पाटकर, आपका भी नाम जोड़ दूं, आपके निकलने से क्या पार्टी, क्या अरविंद केजरीवाल कमजोर होंगे या मजबूत होंगे? अब वो जैसे पार्टी को चलाना चाहते हैं चलाएंगे। मुझे लगता है कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्प्लिट की बात इसमें है ही नहीं, और निर्णय तो अभी योगेंद्र जी, प्रशांत जी, आनंद कुमार, अजित झा और जिन जिन के साथ अन्याय हुआ है, या धर्मवीर गांधी जैसे एमपी या पंकज पुष्कर जैसे एमएलए, इन सब लोगों को ये पसंद नहीं हुआ है, और भी कई लोग हैं जिन्होंने कोई वोटिंग वगैरह किया नहीं इनके विरोध में। तो ये सब लोग मिलकर निर्णय लेने के लिए आजाद है, और उनका ही निर्णय महत्व का है, मेरे जैसे का नहीं। मैं तो सक्रिय सदस्य नहीं रही, क्योंकि मुझे भी कई चीजें खटक रही थी और पद लेने की जैसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही थी, राज्य स्तरों पर भी नहीं। कई राज्यों की बात मैं बहुत गंभीरता से कार्यकर्ताओं से, वहां की कमेटी से सुन चुकी हूँ, और सेंट्रल लीडरशिप को जैसे एक प्रक्रिया तय करना चाहिए, वैसे प्रक्रिया तय होती हुई दिख नहीं रही थी आज। लेकिन इनकी जो अवमानना हुई है, और इनको एक प्रकार से मजबूर किया उन कमेटियों से बाहर जाने को, जबकि वो
खुद भी छोड़ सकते थे, पर वो चाहते थे कि चर्चा इन मुद्दों पर हो, तो वो चर्चा को कोई मौका ही न देते हुए इस प्रकार का निर्णय लेना। और मेधा पाटकर ये बात तो मानेंगे, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, और एक हाथ से देखिए दोनों तरफ से बात ऐसे हो रही है कि मैं ही पाक साफ हूं, और रही है कि मैं ही पाक साफ हूं, और सारी गंदगी दूसरी तरफ है। आप भी यही बात कह रहे हैं और अरविंद खेमा भी यही बात कह रहा है। अगर मैं कहूं ताली एक हाथ से नहीं बजती है मेधा पाटकर, मैं कोई एक बाजू लेकर नहीं बोल रही थी, बहुत समय हो गया चुप बैठाए, मैं तो आवाहन ही कर रही थी, और मुझे तो यही चाहिए था कि ये लोग आपस में बात करें। मैंने तो जो मौखिक सुझाव दिए वो यही दिए थे, जिनको भी दिए कि आप कोई जाहिर रूप से हर चीज मत लाइए। आजकल फेसबुक ट्विटर से जो हो रहा है वो हमारे जैसे को पसंद नहीं आता है, लेकिन ये हुआ ही नहीं संवाद। अरविंद जी के बेंगलोर के संवादहीनता एक बड़ी दिक्कत हो गई है पार्टी में, संवादहीनता। आपकी बात में समझ गया मेधा पाटकर, सोमनाथ भारती, संवादहीनता एक बड़ी समस्या हो गई है। ऐसे में दरअसल वैचारिक स्तर पर चाहे आपको थोड़ा सा नुकसान हो संगठन के तौर पर, क्या आप मजबूती के चलते या तथाकथित जो मजबूती मिल जाएगी उसके चलते आप आज के लॉस को लेने को तैयार हैं क्या? मैं ठीक रीड कर रहा हूं क्या? देखिए जो सबसे बड़ी बात हम सबको शायद समझ में नहीं आ रही, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, कि मेरी आवाज पहुंच रही है संदीप? हाँ जी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें पिछले एक साल से करीब करीब पीएसी की मीटिंग हो या नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो, इन सभी मीटिंग्स में देखिए हर मीटिंग के अंदर सभी लोग एक मत से हो सकता है राजी ना हो, लेकिन जिन जिन का मत डिफरेंट हो और मेजॉरिटी से कुछ डिसीजन वहां लिया जाए, तो जिनका मत उस मेजॉरिटी डिसीजन से अगर अलग हो, उनका कोई भी हक नहीं बनता कि मीटिंग के बाद बाहर जाकर के, चूंकि उनकी बात के अनुसार फैसला नहीं हुआ, वो जाकर के अपनी बात बाहर मीडिया में रखें और इसकी धमकी दें। पिछले एक साल से जितनी भी मीटिंग्स हुई, उन हर मीटिंग में एक ही बात, या तो मेरी बात मान लो या मैं जाके मीडिया में बाहर जाके बात रखूंगा। आपने भी रखी है। इस तरह की धमकी से कैसे चलेगी कोई पार्टी? दोनों तरफ से हुआ। एक सेकंड, ये जो अभी बात कह रहे थे, अभी नहीं, आप मेरी बात समझे। देखिए युगेंद्र भाई हो या अपने प्रशांत भाई हो, ये दोनों बहुत सीनियर नेता हैं और बहुत ही माने जाने शख्सियत हैं। एक मीटिंग के अंदर 7 लोग हैं, 5 लोग एक बात पे राजी हो रहे हैं और 2 लोग अलग बात पे राजी हो रहे हैं। या तो वो 2 लोग 5 लोगों को समझा लें और अपनी बात पे राजी कर लें, या जो 5 कह रहे हैं और मेजॉरिटी डिसीजन अगर हो गया, तो वो 2 लोग बाहर जाके ये नहीं बोले कि भाई हमारा तो मत ये था, इसलिए हम इससे सहमत नहीं है। हाँ। ये तो इस तरह से तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा नहीं। यानी कि पार्टी अब मजबूत होगी हर मीटिंग में यानी सोमनाथ भारती अब पार्टी मजबूत होगी। इस कदर बढ़ गया। पार्टी देखिए, पार्टी पूरे हिंदुस्तान की है, उस हर आम आदमी की है जिसकी आशा की किरण हमारे तरफ है। आम आदमी थोड़ा आहत भी है, इस बात को भी थोड़ा इंटरनलाइज कर लीजिए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जो बात सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि भाई 2 आदमी 5 आदमियों पर हावी नहीं हो सकते हैं, पार्टी की लाइन तो नहीं करोगे तो बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अपनी बात एक बार, इसमें दिक्कत क्या है? एक सेकंड मैं बात कर लूं। सोमनाथ भारती देखिए, थोड़ा वक्त मैं सबको बराबर का समय दे दूं, वरना कहेंगे कि नहीं आपने तो आम आदमी पार्टी वालों को। एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, 1 सेकंड में दे दूं। आप चलिए, अच्छा बोलिए। आप ये देखें, संदीप भाई बोल लूं, आप ये देखें कि जब जसवंत सिंह जी को बीजेपी ने पार्टी से निकाला था, तो क्या उन्होंने इतना लंबा समय लिया? हमारे यहाँ पहले पीएसी फैसला हुआ कि वो पीएसी के मेंबर नहीं रहेंगे। आज नेशनल एग्जीक्यूटिव में फैसला हुआ, नेशनल काउंसिल में फैसला हुआ कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में नहीं रहेंगे। एक एक करके फैसला हो रहा है, कोई डिक्टेटरशिप की तरह नहीं जो कि इल्जाम लगाया जाता है बार बार। सुधांशु त्रिवेदी, मैं समझ गया आपकी बात। सुधांशु त्रिवेदी, अगर 2 आदमी 10 आदमियों पर हावी हो तो ये पार्टी के अनुशासन के लिए ठीक नहीं है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए तो इसमें गलत क्या है? ये तर्क है सोमनाथ भारती का। आदरणीय जसवंत सिंह जी को जब पार्टी से निकाला गया था तो अगस्त 2009 में शिमला में भाजपा की चिंतन बैठक चल रही थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में हटाया गया था। ऐसा नहीं कि किसी ने एक ऑर्डर पे कर दिया था, और वो भी एक सैद्धांतिक कारण था जिन्ना के समर्थन की पुस्तक को लेके।
दूसरी बात अब आई है, सोमनाथ भारती जी ने कहा बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर कोई व्यक्ति अलग मत रख रहा है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी गीत गाते थे, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, पूरे समाज को संदेश देते थे, यही पैगाम हमारा। और खुद कितना भाईचारा था, अगर हम सोमनाथ भारती जी की बात को सच मान ले, उस समय जब चुनाव लड़ रहे थे तब आपस का भाईचारा ये था, और बाहर आप ये बता रहे थे। सुधांशु लगता है आपसे सीखा है ना, सुधांशु लगता है आपसे सीखा है, आपने जसवंत सिंह का जवाब दे दिया। मैं संजय जोशी का जिक्र करूं, मैं गोविंदाचार्य का जिक्र करूं, मैं कल्याण सिंह का जिक्र करूं, मैं उमा भारती का जिक्र करूं, पार्टी लाइन तो नहीं की, बाहर का रास्ता दिखा दिया आप लोगों ने। संदीप जी, अगर आप यथार्थ इतिहास को देखें तो पूरे यथार्थ में देखें, इनमें से एक व्यक्ति ने भी अगर बाहर जाकर, छोड़िए पार्टी के अंदर है, बाहर जाके पार्टी के विचार का विरोध किया हो तो बताइए। कल्याण सिंह जी जब वापस आए तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला था? मेरो मन अदत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुन जहाज पर आवे। तो आप देखिए, ऐसा नहीं कि आप इतिहास में अंत पॉइंट को नहीं देख के पहले के पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं। अब मैं एक और बात कह रहा हूं, देखिए इनके साथ समस्या क्या हो रही है। राजनीति के कुछ सिद्धांत होते हैं कि राजयोग के साथ राजरोग भी आता है। यदि प्रचंड राजयोग आ जाए तो बड़ा भीषण राजरोग आता है, वो इनकी उसमें दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, आपने राजयोग का जिक्र कर दिया, मैं थोड़ा सा लाएगा और बड़ा संक्षेप में कमेंट चाहूंगा, क्योंकि आप इस बात का भी एक्सपर्ट हैं, इतिहास से लेके, हिंदी से लेके, इंग्लिश से लेके, उर्दू से लेके, आपकी जो इंटेलेक्ट का लेवल बहुत हाई है सुधांशु। मैं एक चीज ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया मुझे कि 28 दिसंबर को ताजपोशी हुई अरविंद केजरीवाल की, 14 फरवरी को सत्ता त्याग दी, 14 फरवरी को ही दोबारा सत्ता में आए, 28 मार्च को ये ड्रामा होता है। ये 14 और 28 का कुछ योग है क्या? इस पार्टी पर भारी पड़ रहा है क्या? नहीं, योग जो है वो इनकी प्रवृत्ति का योग है जो भारी पड़ रहा है। जैसे राजनीति जब इनके हाथ में आती, जिसके हाथ में रहती वैसी हो जाती है। जैसे मैं कहता हूं कि साहब राम के हाथ में थी तो शक्ति बन जाती है, कृष्ण के हाथ में युक्ति बन जाती है, गांधी के हाथ में अनासक्ति बन जाती है, अटल जी के हाथ में अभिव्यक्ति बन जाती है, और जब आम आदमी पार्टी के हाथ में आती है तो विपत्ति बन जाती है। और वही विपत्ति इनकी पार्टी के ऊपर पूर्ण रूपेण चरितार्थ होकर। यहाँ पर अनिल भारद्वाज एक मिनट देखिए, सोमनाथ भाई सबको वक्त दे दूं, अनिल भारद्वाज बड़े संयम से बैठे हुए हैं। अनिल भारद्वाज, दरअसल इस तमाम गृह युद्ध में फायदा तो आप लोगों का हो गया, क्योंकि दरअसल पिछले 1-1.5 महीने से आम आदमी पार्टी अपने आंतरिक घमासान में व्यस्त ना होती तो एक प्लेटर पे जो था ना मुद्दा, किसानों की बात हो, भूमि अधिग्रहण की बात हो, महंगाई की बात हो, तमाम मुद्दे आपको मिल गए। आपको तो दरअसल धन्यवाद कहना चाहिए आम आदमी पार्टी को। अनिल भारद्वाज। संदीप जी, मैं समझता हूं कि जन कल्याण या जनहित जो है, जो इनका या गुड गवर्नेंस जो इनके वायदे थे, वो तो पूरी तरह एजेंडे से हट गए हैं। और इनकी नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव जो है वो डिस्कशन किसी विचार या विचारधारा पे नहीं कर रही है। सिर्फ व्यक्तिवादी, एक व्यक्ति को मजबूत करने के लिए, एक डिक्टेटर को खड़ा करने के लिए एक व्यक्ति के साथ वो सारी धुरी घूम रही है। जितनी बातें इन्होंने दिल्ली की जनता से की थी, दिल्ली में जन कल्याण जनहित, उसको भूल गए हैं। दिल्ली में लोग, सफाई कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल रही है, 4th क्लास एम्प्लॉय सड़क पे कूड़ा बिखेर रहा है, दिल्ली की हालत अघोषित कटौती बिजली की हो रही है दिल्ली में, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है। हिट एंड रन का जो इनका पुराना फार्मूला है, दिल्ली की जनता ने वोट इनको दिया था, इन्होंने कहा मैं जब बन जाऊंगा, हमारी सरकार बनेगी, हम कहां से पानी लाएंगे, कहां से बिजली लाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। अब ये कभी हरियाणा पे दोष मढ़ते हैं, अब किसी और पे जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन दिल्ली में इतनी समस्याएं, गर्मियां शुरू हो गई हैं, दिल्ली में स्वाइन फ्लू इतना फैला, उस पर किसी पे चर्चा नहीं है। चर्चा इनके यहाँ हो रही है कि एक व्यक्ति को कैसे मजबूत किया जाए, गवर्नेंस से फोकस हट गया है, मजबूत किया जाए। अहम पॉइंट आप बता रहे हैं गवर्नेंस से। अनिल भारद्वाज, आपने अहम पॉइंट दिया है ये। सुकेश, गवर्नेंस से फोकस हट गया है, और अब जबकि विरोधी खेमा जो है उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, और दिल्ली एक दरअसल सिटी स्टेट है सुकेश, और अभी ली क्वान यू का इंतकाल हुआ। मैं उनसे पैरेलल अगर ड्रॉ करूं, सिंगापुर में अब उनके पास अनलिमिटेड पावर भी थी, और उन्होंने एक फ्री इकोनॉमी इजाद भी की, एक टापू को दुनिया के सामने एक डेवलप्ड मॉडल का, एक डेवलपमेंट का मॉडल पेश कर दिया।
क्या दिल्ली में वो रेप्लिकेट हो पाएगा, पहली बात। और दूसरा, दिल्ली पर तो टोटल कंट्रोल हो गया अरविंद केजरीवाल का, राष्ट्रीय पटल पर पार्टी के लिए जबरदस्त नुकसान हो गया क्या? अब बाहर पैर पसारना मुश्किल हो जाएगा क्या? आपने दो सवाल पूछे हैं, मैं जवाब दे दूं। दूसरे सवाल का पहले देता हूं। ये देखिए, पूरी परसेप्शन की लड़ाई होती है, और जो इन्होंने एक बुनियाद पे जो एक इमारत खड़ी की, उसमें इरोजन बहुत हो गया। आम लोगों में ये बात जरूर गई है कि ये पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह होती जा रही है। अगर गवर्नेंस के लेवल पे इसको ठीक नहीं किया गया, और अब उससे गवर्नेंस, ये रियल टेस्ट आ जाएगा, ये रियल टेस्ट आएगा डिलीवरेबिलिटी का। बिल्कुल। देखिए, आपके पास जो सबसे बड़ा आपका यूएसपी हुआ करता था, वो आपने त्याग दिया है। आप उससे आगे निकल चुके हैं, भूल चुके उसको। अब गवर्नेंस को भी अगर आप उस तरीके से नहीं बुनाएंगे, गवर्नेंस पे उस तरीके से काम नहीं करेंगे, तो फिर डर्टी दिल्ली, जिसका उदाहरण अनिल भारद्वाज दे रहे थे, बिल्कुल सही बात है। आप आपस की लड़ाई में कि बीजेपी और बीजेपी एमसीडी में है, हम यहाँ हैं, हम क्या करें। अरे भाई, दिल्ली अभी में खेल से आगे बढ़ना पड़ेगा। इस खेल से आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक छोटा सा जवाब मैं सुधांशु जी को देना चाहता हूँ। वाक चातुर्य में आप बहुत तारीफ कर चुके हैं, वाक चातुर्य में इनका जवाब नहीं। संजय जोशी, हमको किसी ने कहा, किसी बीजेपी के बड़े नेता ने कहा था कि बड़े नेता में एक गुण होता है कैलकुलेटेड एरोगेंस का। संजय जोशी पार्टी से बाहर निकाल दिए गए, तब इनके अभी के प्रधानमंत्री मुंबई गए थे। दो कोट बता दूं कि इनकी पार्टी के बारे में लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या कहा था। इन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में आशीर्वाद भी दिया था। कहा क्या था? फॉर सम टाइम, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड से जब इन्होंने इस्तीफा दिया था, फॉर सम टाइम आई हैव बीन फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिकंसाइल विथ either with the functioning of the party and the direction in which it's going. दूसरा कोट था, most leaders of ours are now concerned with their personal agendas. यानी कि जो प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, बिल्कुल वही बात आडवाणी जी ने कही थी। लेकिन इनके साथ पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि उसके साथ ये बाहर निकल जाते हैं जवाब देकर, और शायद ये पॉलिटिकल, और ये मेरे ख्याल से सभी राजनीतिक दलों के लिए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है, सभी राजनीतिक दलों के लिए एक वेकअप कॉल भी है कि ये अहम की लड़ाई से बढ़कर अब गवर्नेंस पर एकाग्रता से तवज्जो दें, डिलीवरेबिलिटी चाहता है एक आम आदमी। सुधांशु त्रिवेदी सर, वक्त की कमी है, किसी और दिन मैं आपको थोड़ा और वक्त दूंगा। सोमनाथ भारती, अनिल भारद्वाज, सुकेश रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।